नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और इस पाठशाला में हम चर्चा करते आ रहे हैं प्रॉम के बारे में, जहां हमने बात कर ली कि प्रॉम क्या होता है। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, यानी कि गर्भावस्था का जो समय है, उस समय में जो आपका छठा महीना है, यानी कि 24वां जो सप्ताह है, वो जब पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के बाद ये जो एमनियोटिक सैक है, यानी कि जो पानी की थैली है, ये अचानक से फट जाए किसी भी कारणवश, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, यानी कि ये जो जल है जो उस थैली में भरा हुआ था, वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रॉम। और ये क्या होता है कि प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले ही हो जाता है, क्योंकि प्रसव पीड़ा तो जब जो शिशु है वो जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होगी। लेकिन इस समय तो शिशु का विकास हो रहा है, शिशु विकसित नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी ये जो एमनियोटिक सैक है ये फट जाए और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाए और आपको लेबर पेन महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को आप प्रॉम कहते हैं। फिर हमने समझा कि ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर ये संक्रमित हो जाए, एमनियोटिक जो सैक है अगर ये संक्रमित हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे एमनियोनाइटिस कहते हैं। और ये जो आपका एमनियोनाइटिस है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो माँ जो है उनको बुखार आ जाता है और गर्भाशय में जो है असहनीय दर्द जो है वो महसूस होता है, असहनीय पीड़ा का अनुभव वो करते हैं इस समय। और ये जो है हार्ट बीट माँ की बढ़ा देता है, 1 मिनट में 72 बार हृदय जो है वो धड़कता है। लेकिन जब आप एमनियोनाइटिस से ग्रसित हो जाते हैं तो माँ का जो हृदय है, यानी कि जो नाड़ी की गति की अगर हम बात करें, तो ये 1 मिनट में 100 बार से अधिक जो है धड़कती है, 100 बार से अधिक जो है इसकी गति हो जाती है। उसी प्रकार शिशु जो है उसको भी ये प्रभावित करता है और उसके हृदय की गति भी 1 मिनट में 160 बार से अधिक हो जाती है। तो ऐसे में इसकी जांच जो है वो कैसे की जाए? इसकी जांच करने का एकमात्र तरीका है ब्लड टेस्ट। क्यों ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है ना, ब्लड जो है हम सभी जानते हैं, जो रक्त होता है, रक्त के अंदर हमारे पास 2 तरीके की कोशिकाएं, अपनी आरबीसी और अपनी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स भी आप बोलते हो। और डब्ल्यूबीसी क्या है? ये हमारे जो शरीर है उसकी आर्मी है, उसकी सेना है, ये हमें सभी बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा तंत्र को जो है मजबूत बनाने का ये काम करती है। जब ये देखती है कि किसी भी प्रकार की बीमारी जो है, इन्फेक्शन जो है, वायरस जो है या जीवाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, तो ये उनसे हमें बचाने का प्रयास करती है, स्वस्थ बनाने का प्रयास करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ये मजबूत बनाने का प्रयास करती है। सारी आर्मी को इकट्ठा करके ये युद्ध करना प्रारंभ कर देती है ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। तो जब आप किसी बीमारी से, किसी समस्या से संक्रमित हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी आपको स्वस्थ करने का काम करेगी। तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है, डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, वो बढ़ी हुई आएगी। और जब ऐसा होगा तब आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आप जो है एमनियोनाइटिस से ग्रसित हो चुके हैं, यानी कि आपका जो एमनियोटिक सैक है और जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। एमनियोनाइटिस का मतलब होता है कि आपकी जो पानी की थैली है और आपका जो पानी है, जो द्रव उसके अंदर भरा हुआ है, वो इन्फेक्टेड हो चुका है, वो संक्रमित हो चुका है। तो जांच का जो तरीका है वो क्या है? ब्लड टेस्ट ही एकमात्र तरीका है जिसमें डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कैसी आएगी? बढ़ी हुई यहाँ पर प्राप्त होगी। कितनी बड़ी हुई है प्राप्त होगी? ये आपको 15,000 mm³ जो है उससे ज्यादा ये प्राप्त होगी। तो एमनियोनाइटिस जो है उसकी जांच इस तरीके से की जाती है। आगे इसी संदर्भ में और चर्चा करते हैं, जहां हम बात करेंगे प्रोम की जटिलताओं के बारे में कि कौन कौन सी जटिलताएं और कब कितनी जटिलताएं हमें जो एक गर्भवती महिला है उन्हें हो सकती है। तो आप देखिए, जब थैली फटने की घटना गर्भावधि जो पूर्ण होने वाली है लगभग उसके आसपास हो रही है, कि जो आपका गर्भकाल है, जो गर्भ अवस्था का जो समय है, गर्भावधि जो है वो आपकी पूर्ण होने वाली है, लगभग पूर्ण होने वाली है। और उस समय अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एमनियोटिक सैक जो है वो फट रहा है, पानी की थैली जो है वो फट रही है, तो कॉम्प्लिकेशंस कैसी होंगी? कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर कम होंगी।
कैसी होंगी? कम होंगी। पर कॉम्प्लिकेशंस अधिक कब होंगी? जब यही प्रक्रिया यानी कि ये जो थैली है ये क्या हो, पहले फट जाए। जैसे मैंने बोला कि प्रॉम जो है आपका, ये प्रॉम जो है ये कब हो रहा है? प्रॉम आपको हो रहा है छठे महीने में। ठीक है, कब हो रहा है ये आपको छठे महीने में हो रहा है, या फिर हम यूं कहें कि ये आपको 24वां जो आपका सप्ताह है ये जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो है आपकी ये जो थैली है जिसमें शिशु का विकास हो रहा है, ये थैली फट जाए और इससे जो द्रव है उसका स्रावण यहाँ पर रिसाव जो है वो प्रारंभ हो जाए, तो आपको प्रॉम जैसी समस्या से ग्रसित होना पड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्री मैच्योर डिलीवरी भी यहाँ पर हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं अगर ये जो घटना हो रही है ये पहले हो जाए। तो प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है, आइए इस बारे में बात करते हैं। यानी प्रॉम से माता संबंधित कौन कौन सी समस्या होती है, माँ को कौन कौन सी समस्या होती है। टर्म प्रॉम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने प्रॉम के प्रकारों में इसकी बात करी थी, वहां हमने 3 प्रकारों की चर्चा करी थी, टर्म प्रॉम, प्री टर्म प्रॉम और हमने बात कर ली थी प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम। तो टर्म प्रॉम हमें क्या समझा रहा था कि जो 37वां सप्ताह है यानी कि 9 जो माह हमारे पास है, तो 9वां माह जब लगता है या 9वां जो महीना है वो चालू होता है, तो वो 36 वीक से स्टार्ट होता है और 40 वीक तक जो है उसकी समय अवधि रहती है। अगर हम ये बात करें कि 9वें महीने में कौन कौन से सप्ताह जो है वो आते हैं, तो 37वां सप्ताह जो है वो इसके अंतर्गत आता है और 37वां सप्ताह जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, फिर भी जो प्रसव पीड़ा है वो प्रारंभ नहीं हुई है, तो आप उसे टर्म प्रॉम जो है वो आप उसे कहते हैं। प्री टर्म प्रॉम यानी कि 37वां सप्ताह जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ है, फिर भी ये जो आपका एमनियोटिक सैक है ये फट गया है, आपका जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, तो आप उसे प्री टर्म प्रॉम कहते हो। और प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम का मतलब होता है कि ये जो एमनियोटिक सैक है, जो पानी की थैली है, ये जो झिल्ली है, ये फटे हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी डिलीवरी जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है, तो इसे आप प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम कहते हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं टर्म प्रॉम के बारे में, जहां हम कह रहे हैं कि गर्भावधि जो है वो 37 सप्ताह से अधिक हो चुकी है, यानी कि 37 सप्ताह, 9वां महीना आपका चल रहा है और 37वें सप्ताह से अधिक हो चुकी है गर्भावधि, और 80 से 90% महिलाओं में 24 घंटे में प्रसव जो है वो प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है, यानी कि 80% से 90% तक महिलाएं जो है वो इस अवधि में प्रसव पीड़ा महसूस करती हैं और प्रसव पीड़ा जो है आप यूं कहें कि इस अवधि में प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभिक प्रसव, प्री टर्म लेबर और अकाल जन्म यानी कि प्री मैच्योरिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि 24 घंटे में लेबर ना हो, अगर 24 घंटे में प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है तो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा और इससे माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और शिशु का स्वास्थ्य और उसका विकास दोनों यहाँ पर प्रभावित होंगे। एमनियोटिक द्रव संक्रमित यानी एक ऐसी, या हम ये कहें कि एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है जिसे कोरियोएमनियोनाइटिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक जीवाणु संक्रमित होता है जिसमें योनि से गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें आपका ये जो एमनियोटिक सैक है ये और आपका एमनियोटिक फ्लूइड ये दोनों ही इन्फेक्टेड यहाँ पर हो जाते हैं। इससे गर्भ में शिशु के संक्रमण की संभावना भी रहती है, क्योंकि क्या हो रहा है, एमनियोटिक सैक को ये प्रभावित कर रही है। एमनियोटिक सैक में क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वही तो शिशु का विकास कर रहा है, तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रभावित हो रहा है तो उससे क्या होगा, शिशु में भी संक्रमण होने की संभावना हो जाएगी। तो सीधा सीधा अगर हम यूं कहें तो एमनियोटिक द्रव जो है वो यहाँ पर संक्रमित हो जाता है और ये संक्रमण जो है एक जीवाणु जनित संक्रमण इसे कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें इसी संदर्भ में तो कॉर्ड प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, कॉर्ड मतलब नाल जिसकी हम बात करें, ये नाल ही सुनिश्चित करती है कि जो माँ है उससे शिशु तक पोषक पदार्थों का, मतलब सीधा सीधा समझिए कि माँ से शिशु के शरीर में जो खाना है, जो एनर्जी है, जो स्फूर्ति है, वो इस ही नाल द्वारा प्राप्त की जाती है या पहुंचाई जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो अगर इस नाल में दिक्कत हो रही है, देखिए क्या कि कॉर्ड
जो है आपकी कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही है, यानी नाल पहले नीचे आ जाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है और यहाँ से ये शिशु जो है वो बाहर आएगा, लेकिन शिशु जो है उसके बाहर आने से पहले नाल जो है वो बाहर आ गई है, तो ये एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, कॉर्ड कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कॉर्ड कंप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है अगर गर्भ का प्रस्तुतिकरण गलत हो, यानी कि ब्रीच पोजीशन यहाँ पर आ जाए, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले लेती हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। लंबे समय तक एमनियोटिक द्रव का रिसाव हो रहा है, यानी बहुत समय से एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका रिसाव यहाँ पर हो रहा है, तो ये शिशु के विकास को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि शिशु जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड से ही घिरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एमनियोटिक जो द्रव है, जो पानी है, उसका रिसाव यहाँ हो रहा है। तो जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस समय क्या होगा, ये ड्राई लेबर होगा, क्योंकि जो जल भरा हुआ था वो जल तो क्या है, बाहर निकल चुका है, अब जल तो अंदर है ही नहीं। तो ये जो प्रसव पीड़ा है, ये जो प्रसव हो रहा है, ये कैसा है, ड्राई लेबर है। ये कैसा है, ड्राई लेबर आप इसे कह सकते हैं। आगे इसी संदर्भ में हम और बात करेंगे, प्रोम की जटिलताएं जो चल रही है हमारी मात्र संबंधित, आगे क्या है देखिएगा। प्लेसेंटल अब्रप्शन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो प्लेसेंटा आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक प्रकार का टिश्यू होता है ना। अब क्या होगा, या तो ये टिश्यू अंदर ही रह जाए या फिर ये टिश्यू पहले बाहर आ जाए। तो अगर ये समय से पहले ही अलग हो गया है तो प्लेसेंटल अब्रप्शन आप इसे कहेंगे। अगर ये अंदर ही रह गया है, ये बाहर नहीं आया है, तो रिटेन्ड प्लेसेंटा आप इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। दो केस बन सकते हैं, दो तरीके की कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। अगर ये जो है आपका, ये अंदर ही रह गया है, ये बाहर नहीं आया है, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। लेकिन अगर ये बाहर आ चुका है समय से पहले, तो आप इसे बोलेंगे प्लेसेंटल अब्रप्शन। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटल अब्रप्शन। आगे देखिए, एंडोमेट्राइटिस की अगर हम बात करें तो गर्भाशय में सूजन हो जाती है, मात्र सेप्सिस यहाँ पर होता है, यानी खून का संक्रमण जो है वो यहाँ होता है, और अनेक ऐसे दुर्लभ मामले हैं जिनमें मृत्यु तक भी होने की संभावना है, कि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि सिर्फ एक ही को बचाया जा सकता है, ऐसा हमने बहुत सारी बार सुना होगा। तो ये उन्हीं प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें मृत्यु तक का खतरा भी संभव है। आगे हम और चर्चा करते हैं कि क्या होता है। तो हमने अभी बात करी प्रॉम में मात्र संबंधित, अब हम समझेंगे प्रॉम में शिशु संबंधित कौन कौन सी समस्याएं या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो प्री टर्म प्रॉम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, के साथ एमनियोटिक जो द्रव है वो कम हो, मतलब शिशु के जो फेफड़े हैं उनकी वृद्धि में रुकावट होगी। देखो, हम ये समझते हैं कि जो हमारी झिल्ली है ना, इस झिल्ली के अंदर हमारा जो द्रव भरा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण द्रव है, क्योंकि शिशु का विकास इसी द्रव की वजह से हो पा रहा है। ये द्रव सहायता कर रहा है शिशु के विकास में, शिशु को जो है एक आवरण प्रदान कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इसका रिसाव यहाँ पर प्रारंभ हो गया, तो शिशु के ये जो फेफड़े हैं ये मजबूत नहीं हो पाएंगे, ये कमजोर रह जाएंगे। अम्बिकल कॉर्ड कंप्रेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि जो नाल है इसे हम क्या बोलते हैं, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। प्लेसेंटल अब्रप्शन की हमने बात करी है, जिससे कि क्या होता है, शिशु को तकलीफ होती है, शिशु जो है तनावग्रस्त हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये देखिएगा कि कॉर्ड जो है वो चारों तरफ ऐसे तरीके से लिपट जाती है, तो ये एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ही कहलाती है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, सेप्सिस मतलब संक्रमण हो जाए, इन्फेक्टेड वो हो जाए। आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यहाँ पर हो जाए, श्वसन संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाए। फेफड़ों में जो है वो सूजन यहाँ पर आ जाए। मस्तिष्क में रक्त स्त्राव हो जाए, जिसे आप आईवीएच कहते हैं। फेफड़ों से संबंधित यानी कि फेफड़ों में जब सूजन हो जाती है उसे आप न्यूमोनाइटिस कहते हैं। एनईसी आंतों की सूजन यहाँ पर प्रारंभ हो जाए, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे शिशु जो है वो ग्रस्त हो जाता है। शिशु जो है इन समस्याओं का, इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना उसको करना पड़ता है। आगे देखिए,
पेरिनेटल मॉर्बिडिटीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी की हम बात करें जिसकी संभावना अधिक हो जाती है। देखिए हमारा जो मस्तिष्क है ये मस्तिष्क संबंधी विकार है, तो मस्तिष्क जो है उसमें हमारा ये जो अनुमस्तिष्क है ये कार्य करता है कि हमारा जो शरीर है वो संतुलित अवस्था में रहे। अब ये जो अनुमस्तिष्क है ये संतुलन बनाने का काम करता है, लेकिन अगर ये विकसित ना हो पाए, अगर ये ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो इस समय क्या होगा, इस समय आपको ऐसे मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाएंगे, जो मतलब मस्तिष्क संबंधी विकार का मतलब है कि मस्तिष्क तो विकसित नहीं हो पाया, उससे संबंधित जो क्रियाएं वो करता था वो भी ठीक तरीके से अब विकसित नहीं हो पाएंगी, यानी शरीर जो है वो संतुलन नहीं बना पाएगा। गर्भ में शिशु की मृत्यु का जो खतरा है वो 2% जो है अधिक हो जाता है, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं कि गर्भ के अंदर ही शिशु जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो गर्भावस्था के दौरान जिसका सामना महिलाओं को भी करना पड़ता है और शिशु जो है उसे भी करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आवश्यक है, ऐसे में आवश्यक है कि आप घबराएं नहीं, आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें। जितनी ज्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगी, ऊर्जावान स्फूर्तिवान महसूस करेंगी, उतना ही संक्रमित होने से बचेंगी। कोई भी प्रकार का जो संक्रमण है वो आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगी तो शिशु भी यहाँ पर स्वस्थ होगा और आप शिशु की सुरक्षित डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगी। तो इस पूरे सेशन से हमने ये समझा कि प्रॉम जो है वो कितनी खतरनाक समस्या है और इससे माँ को कितना नुकसान होता है और शिशु को कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है। इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले सेशन में जहां हम प्रॉम से संबंधित और नए तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। धन्यवाद।